नमस्कार प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो साथियों, आप सभी के लिए हमने जो पॉलिटी में स्पेशल सीरीज चला रखी है, सारे चैप्टर बाय चैप्टर आपको जो है इसके विषय में बताया जा रहा है। आगे आपके लिए पीवाईक्यू भी हम ऐसी चैप्टर रखेंगे, जैसे किसी वीडियो में हमने मौलिक अधिकार पढ़ाए, किसी मौलिक कर्तव्य पढ़ाए, एक वीडियो में एक ही चैप्टर रखा जा रहा है, ताकि या फिर बड़ा जो है चैप्टर है उसको दो पार्ट में कर दिया जा रहा है। तो ये जैसे हमने आज आपके लिए लिया है अनुसूचियां, यानी अनुसूचियों को कैसे हम आसान तरीके से याद कर सकते हैं, वो हमें एकदम क्लियर रहेगा, तो कभी हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो साथियों, करना क्या आपको, एक बार वीडियो अच्छे से देखना है, फिर आपको नोट्स बना लेना। नहीं तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल हमारा रेटलिंग क्लासेस या रेटलिंग आईएएस नाम से आप सर्च करोगे, वहां मिल जाएगा, और वहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमने उन सभी बातों को इसमें शामिल किया है जो पेपर में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगी। तो बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए, अच्छे से पढ़ाई करना है। पूरा संविधान कराने की जिम्मेदारी हमारी है। ऐसा संविधान कराएंगे, पेपर में प्रश्न आएगा, छूटेगा नहीं, और गलत होने के चांस भी जीरो हो जाएंगे। आपके टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों, बात करते हैं अनुसूची के विषय में। यानी जब संविधान बना था, यानी प्रारंभ में अनुसूची संख्या कितनी थी बच्चा? प्रारंभ में अनुसूची संख्या जो थी वो थी, अनुसूची की संख्या थी 8। यानी जब संविधान बना था अनुसूची कितनी थी? तो साथियों आंसर होगा 8। लेकिन वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं? अब यही हम लिख देंगे प्रारंभ। अब यही लिखेंगे साथियों वर्तमान। तो वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं? तो आंसर होगा सर 12 है। यानी अब वर्तमान में अनुसूची 12 है, पहले 8 थी। तो 4 अनुसूची ऐसी हैं जो बढ़ी हैं। मैं आपको 12 कराऊंगा पूरी, लेकिन 4 के विषय में और अधिक जानकारी लेंगे। तो साथियों, होता क्या है अब बात करेंगे पहली अनुसूची विषय में। यानी पहली अनुसूची में क्या कहा गया? फर्स्ट शेड्यूल। पहले अनुसूची में कहा गया है राज्यों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं। यानी पहले अनुसूची देखो, अनुसूची 1, अनुसूची 1, अनुच्छेद अनुच्छेद शॉर्ट में लिखा है 1 और भाग 1, तीनों बेटा एक ही बात देखने को मिलेगी। भारत राज्यों का एक संघ है। भारत की सीमाओं के विषय में बोला गया है भारत एक संघ है जो कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर तैयार होगा। तो आप पहला अनुसूची पढ़ें या पहला अनुच्छेद पढ़ें या पहला भाग पढ़ें, तीनों आपको एक ही चीज में देखने को मिलेगी, भारत राज्यों का एक संघ है। सेम है, इसलिए आप तीनों एक ही साथ याद करेंगे। जो कुछ इसमें पीडीएफ में शामिल है उसमें जो अदर बताना मैं साथ साथ बता रहा हूँ आपको, ताकि कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करेंगे कि अनुसूची 1 में क्या बोला गया है? भारत राज्यों का एक संघ है। अब भारत राज्यों में राज्य आएंगे प्लस केंद्र शासित प्रदेश आएंगे, उनकी सीमाओं का वर्णन भी किसमें किया गया है? अनुसूची 1 में किया गया। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे अनुसूची 2। यानी दूसरी अनुसूची में जो बात की गई है वो की गई निम्नलिखित पदाधिकारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान। यानी बच्चा, भारत में जो पदाधिकारी होते हैं, भारत में जो लोग ऐसे पद पर बैठे हुए हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, भारत के राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति हैं। अब भारत के राष्ट्रपति को वेतन दिया जाएगा, उनको जो वेतन मिलेगा बच्चों वो कौन से अनुसूची के तहत मिलेगा? तो आंसर होगा सर सेकंड शेड्यूल के तहत या दूसरी अनुसूची के तहत। अब यही बात करो, राज्यों के राज्यपाल हैं, उनको वेतन मिलता है, वो भी कौन सी अनुसूची में मिलता है? दूसरी अनुसूची में। पेंशन मिलती है या फिर उनको अलाउंस मिलता है, भत्ता मिलता है, वो सब कौन सी अनुसूची में आता है? तो दूसरी अनुसूची में। अब इसको शॉर्ट में याद कर सकते हैं। दूसरी अनुसूची में क्या है? भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों की व्यवस्था है। अब पदाधिकारी कौन कौन है ये मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। जैसे लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे पदाधिकारी, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति होंगे, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे, राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति होंगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कैग जो बोलते बच्चा। यानी इन सभी पदाधिकारियों को बच्चा जो वेतन मिलता है वो कौन से शेड्यूल के तहत मिलता है? सेकंड शेड्यूल, यानी दूसरा अनुसूची। अब इन पदाधिकारियों को पेंशन मिलती है बाद में, वो भी कौन से अनुसूची में वर्णित है?
दूसरी अनुसूची में। इनको भत्ता मिलता है, अलाउंस मिलता है, वो भी कौन सी अनुसूची में है? दूसरी अनुसूची में, ठीक है। तो सेकंड शेड्यूल आपका क्लियर होना चाहिए। थर्ड की बात करेंगे, तीसरी अनुसूची। अब इसमें किसकी चर्चा हुई है? इसमें निम्नलिखित पदाधिकारियों तथा प्रत्याशियों द्वारा ली जाने वाली शपथों या प्रतिज्ञानों को प्रारूप दिए गए। यानी बच्चों, यानी जितने भी पदाधिकारी हैं या फिर आपको दिया गया प्रत्याशी हैं, जो MP MLA बन के जाते हैं, पदाधिकारी हैं या प्रत्याशी हैं, उन सबको मिलता है बच्चों शपथ लेनी पड़ती है पहले। अब शपथ का जो लेख है वो कौन सी अनुसूची में है? तो तीसरी अनुसूची में। जैसे कौन कौन है? संघ के मंत्री। अब जो मंत्री होंगे ये, अब इनको मंत्रियों को जो शपथ लेनी होती है, उसके बाद संसद के चुनावों के प्रत्याशी, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश शपथ लेते हैं। आप बताओ, राष्ट्रपति सामने लेते हैं। तो इन सभी, यानी भारत में जितने पदाधिकारी होते हैं सामने, सब मैंने नोट कराया है, इन सभी पदाधिकारियों को शपथ लेनी होती है, जो कि तीसरी अनुसूची में वर्णित है। जबकि इनको सैलरी और अलाउंस मिलेगा, जो कि दूसरी अनुसूची में वर्णित है। ठीक है, चलिए अगला बात करेंगे, चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा के स्थानों का आवंटन। यानी चौथी अनुसूची में क्या किया गया बच्चों? राज्यसभा की जो सीटें होंगी वो किस राज्य को कितनी दी जाएंगी, किस यूटी को कितनी दी जाएंगी, तो इनका जो बंटवारा है, इनका जो आवंटन है, वो कौन सी अनुसूची में किया गया है? चौथी अनुसूची। तो चौथी पूछेगा तो बोल देना राज्यसभा सीटों का बंटवारा होता है। अगला पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान। अब बच्चों इसमें क्या क्या है, शॉर्ट में पढ़ेंगे तो SC और ST शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के क्षेत्रों में जो प्रशासन होता है उससे संबंधित प्रावधान कौन सी अनुसूची में दिए गए? तो बच्चों आंसर होगा सर पांचवी में दिए गए। उसके बाद छठी अनुसूची में किया गया है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के उपबंध। यानी असम, त्रिपुरा और मिजोरम, मेघालय का जो अनुसूचित क्षेत्र है जनजाति वाला, उस क्षेत्र का अलग से प्रशासन दिया गया है। वो कौन से शेड्यूल में बच्चों? छठवें शेड्यूल में। ये केवल 4 राज्यों को शामिल किया गया इसमें, ये चारों पेपर में पूछे जाते हैं। तो यहां आपको मणिपुर डाल देता है, मणिपुर नहीं है, मिजोरम और मेघालय शामिल है, मणिपुर नहीं है, इसलिए वो गलत हो जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे सातवीं अनुसूची में। सातवीं अनुसूची में क्या किया गया है? भारत और राज्य, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। कौन से सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिन पर केंद्र सरकार काम करेगी, कौन से सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिन पर राज्य सरकार काम करेगी, और कौन से सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिन पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों काम कर सकते हैं। तो ये बंटवारा शक्तियों का कौन सी में है? तो ये अभी है सातवीं अनुसूची में। सबसे पहले आते हैं संघ सूची, संघ सूची, फिर आती है राज्य सूची, और उसके बाद समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची पता आपको कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची कहां से ली गई बच्चों? ऑस्ट्रेलिया से। याद कर लेना भाई, पेपर में आता है प्रश्न। अब बात आती है कि मूल संविधान में इन सूचियों में क्रमशः, यानी जो संघ सूची है उसमें कितने विषय थे? 97। राज्य सूची है उसमें थे 66, और समवर्ती सूची है उसमें विषय थे 47। यानी जब संविधान बना था तो संघ सूची में विषयों संख्या 97 थी, राज्य सूची में 66 थी, और समवर्ती सूची में बच्चों 47 थी। लेकिन वर्तमान में संघ सूची में विषयों की संख्या 100 हो गई है। यानी अब 97 से कितने हो गए? 100। मैं विषय बताऊंगा कौन कौन से होते हैं, 2-4 एग्जांपल आपको जरूर दूंगा। उसके बाद राज्य सूची में 61, यानी 66 में से 61, शिक्षा, वन, ये सब कहां? समवर्ती में आ गए। पहले कहां थे? पहले राज्य सूची में। और तुम्हारा 52 विषय हो गए किसमें? समवर्ती अनुसूची में। समवर्ती सूची में 52 विषय। प्रेजेंट में 100 विषय संघ में है, 61 राज्य में है, और तुम्हारे 52 किस में है बच्चों? तो ये आंसर होगा सर समवर्ती सूची में है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, संघ सूची में जैसे बैंकिंग का मामला है। अब बैंकिंग का मामला केंद्र सरकार देखती है, RBI देखती है, तो इसलिए संघ सूची। रेलवे है, रेलवे भारत सरकार कंट्रोल करती है, संघ सूची का विषय हो गया। रक्षा है, भारत सरकार देखती है, उसका विषय हो गया यूनियन का। उसके बाद
विदेशी मामले हैं, भारत सरकार देखेगी। अब बात करें राज्य की, जैसे पुलिस है, पुलिस किस में आएगी? राज्य सरकार में आएगी। साफ सफाई स्वच्छता किस में आएगी? राज्य सूची में आएगी। तो स्वास्थ्य किस में आएगा? राज्य सूची में आएगा। अब बात करें कि दोनों में क्या आ सकता है, जैसे विवाह है, विवाह के क्या नियम होंगे, उस पर दोनों काम कर सकते हैं। गोद लेने के क्या नियम होंगे, उस पर राज्य भी काम कर सकता है और उस पर भारत सरकार भी काम कर सकती है। तो या फिर दहेज का मामला है, ये सब किसके विषय हो जाते हैं? संवर्ध, यानी जिन विषय पर भारत सरकार राज्य सरकार दोनों काम कर सकते हैं। अब मान लीजिए भारत सरकार भी काम कर रही है, राज्य सरकार भी काम कर रही है, तो किसका कानून मान्य होगा? तो साथियों आंसर होगा सर भारत सरकार का मान्य होगा, राज्य सरकार का मान्य नहीं होगा। अगर राज्य सरकार कर रही है, भारत सरकार नहीं कर रही है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर राज्य सरकार का राज्य में मान्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 8वीं अनुसूची। अब संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं, यानी संविधान में जो भाषाएं, उनका उल्लेख कौन सी अनुसूची में बच्चों? तो आंसर होगा सर 8वीं में। वर्तमान में इस सूची में 22 भाषाएं भाई। वर्तमान में कितनी भाषाएं 8वीं अनुसूची में? 22। जबकि प्रारंभ में जब संविधान बना था कितनी थी? तो आंसर होगा सर 14 थी। यानी अब 22 भाषा है संविधान में 8वीं अनुसूची में, तब कितनी थी जब संविधान बना था? तो आंसर होगा सर तब 14 थी। अब उसके बाद बात करते हैं, अब कौन कौन सी भाषा एक बार देख लो। असमिया है, बांग्ला है, बोडो है, डोगरी है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मैथिली है। उसके बाद मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी है, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। यानी बच्चों इंग्लिश शामिल इसमें नहीं है, पेपर में पूछता है 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है, तो उसमें आंसर आप दे देना इंग्लिश, या कोई लोकल लैंग्वेज डाल दे तो शामिल नहीं है। चलिए अब बात आती है सर, जब 14 भाषा थी अब 22 है, तो इसका मतलब 8 भाषा बढ़ी है। 8 भाषा कब कब बढ़ी है वो पढ़ लीजिए। सबसे पहले सिंधी जोड़ी गई 1967 में। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 21वां हुआ था भाई, 15 हो गई इस समय। उसके बाद 3 जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ये तीनों 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। यानी अब कितनी भाषाएं हो गई? अब हो गई भाई सब 18 भाषा। उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये चारों भाषाएं 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ी गई। तो अब आपको याद रहना चाहिए जब संविधान बना था कितनी भाषाएं थी? तो आंसर होगा सर तब भाषा 14 थी। बोले आज 8वीं सूची में कितनी भाषाएं भाइयों? तो आज होगा सर, आज वर्तमान में भाषा जो है 22 है। चलिए अब 9वीं अनुसूची देखते हैं। 9वीं अनुसूची है, इस अनुसूची को पहले संविधान संशोधन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1951 में जोड़ा गया है। यानी जो 9वीं अनुसूची, क्योंकि पहले 8 थी अब 12 है, तो कहीं ना कहीं लास्ट की 4 जोड़ी गई हैं, तो 9वीं जोड़ी गई थी पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। अब इसका जो उद्देश्य है वो ये था कि भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स, जमींदारी समाप्त करना। ये 9वीं इसलिए जोड़ी गई ताकि इसमें लैंड रिफॉर्म्स लिखे जा सके। जमींदारी का समापन करना था, उन्मूलन करना था, उसके लिए अधिनियम बनाए गए, एक्ट, नियम बनाए गए और विनियमों आदि को न्यायालय ने पुनराविलोकन की शक्ति से बाहर कर दिया। यानी ये पूछा जाएगा 9वीं अनुसूची न्यायिक पुनराविलोकन में आती है कि नहीं आती? तो आंसर होगा सर नहीं आती, बाहर है। उसके बाद इसमें वर्तमान में 282 प्रविष्टियां हैं जो कई संविधान संशोधन द्वारा शामिल की गई हैं। और सर्वोच्च न्यायालय ने 52 राव केस, पेपर माता ही केस, सर्वोच्च न्यायालय ने 52 राव केस 1981 में यह स्पष्ट कर दिया कि 4 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती मामले के निर्णय की तिथि के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाने वाले अधिनियमों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। देखो ऊपर लिखा था कि भाई जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है, लेकिन बात आई 52 राव केस की, कब? 1981 में। तो बोला कि भैया जो केशवानंद भारती मामला 1973 का है, उसके बाद अगर कोई शामिल विषय है 9वीं अनुसूची में तो वो जुडिशियल रिव्यू में आएगा। ठीक बात है ये, पहले जुडिशियल रिव्यू नहीं आता था,
बोला जो केशवानंद भारती के बाद जितने के जो है लिस्ट बनेगी जोड़े जाएंगे वो सब जुडिशियल रिव्यू में आएंगे भैया। ये 9वीं अनुसूची है, ठीक है। उसके बाद 10वीं अनुसूची, इसमें दल बदल डिफेक्शन के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्हरता से संबंधित है। यानी सदस्यता समाप्त कैसे होगी सदस्यों की, कोई सदस्य मान लो दल बदल करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है, वो कैसे होगी इसमें नियम लिखे हुए हैं। इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। जो भाई दल बदल कानून है वो 52वें संविधान संशोधन 1985 में लिखे गए। क्यों? क्या आपको पता है? बात राजीव गांधी सरकार है इस समय, इंदिरा गांधी जी की मृत्यु 1984 में हुई थी, उसका राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने। एक व्यक्ति थे हरियाणा के जिनका नाम था दयाराम। दयाराम ने क्या किया, बहुत जल्दी जल्दी पार्टियां चेंज कर दी, तब नाम दिया गया आया राम और गया राम, ऐसा देखने को मिलेगा आपको। अब क्या हुआ, राजीव गांधी जी ने संशोधन करा दिया, एक शेड्यूल जुड़वा दिया कि भाई अगर कोई सदस्य आता जाता रहता है उस सदस्यता समाप्त कर देंगे। अगर नियम के अनुसार आ जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नियम का उल्लंघन करके जा रहा है तो सदस्यता समाप्त हो जाएगी। लेकिन 1985 से पहले सदस्य आते जाते थे पर उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होती, लेकिन अब हो जाएगी क्योंकि 10वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया है। उसके बाद 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इसमें संशोधन भी किया गया, इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। देखिए दल बदल विरोधी क्यों कह रहे हैं, ये दल बदल करने से रोकेगा। भाई दल बदल करने से रोकेगा तो विरोध कर रहा है, पूछेगा पेपर में। दल बदल विरोधी कानून किसको कहा जाता है, तो आंसर होगा दल बदल कानून को। कौन सी अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में। कब जुड़ा? 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। चलिए अगला लेते हैं। अगला है 11वीं अनुसूची। इसमें पंचायतों की शक्तियां उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए। जो भाई पंचायती राज व्यवस्था है वो कौन से शेड्यूल में डाली गई है, तो आंसर हो सर 11वें शेड्यूल में डाली गई है। उसके बाद इसमें कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। जैसे गांव के प्रधान होते हैं वो इसके अंतर्गत जो है अंडर में आते हैं। गांव में जो काम होते हैं जैसे सड़कें बनवाना, गांव में खड़ंजे बनवाना, नालियां बनवाना, शमशान घाट बनवाना, वहां पानी की व्यवस्था करना, ये सब जो गांव के विषय हैं पंचायत के, वो कौन से शेड्यूल में दिखाए गए? 11वें शेड्यूल में। तो पूछा जाएगा पंचायती राज व्यवस्था कौन से अनुसूची में है साथियों, तो आंसर होगा सर 11वें अनुसूची में। उसके बाद इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पीवी नरसिम्हा राव सरकार है में जोड़ा गया था। पूछा जाएगा 11वीं अनुसूची कब जोड़ा गया, तो आंसर होगा सर जो है जोड़ा गया 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। कितने विषय काम करने के लिए? 29 विषय। अगला देखते हैं 12वीं अनुसूची। इसमें नगर पालिका म्युनिसिपैलिटीज की शक्तियां व उत्तरदायित्व, ये बेटा शहर का हो जाएगा। अभी गांव की पंचायत की बात की थी, अब शहर में नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत होते हैं। इसमें 18 विषय दिए गए, जैसे पार्किंग बनवाना, बस स्टैंड बनवाना, लाइट की व्यवस्था करवाना और जो है नालियों की सफाई कराना शहर में। ये जो नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत काम करते हैं बेटा, वो कौन सी अनुसूची में करते हैं? 12वीं अनुसूची में। 11वीं में कितने विषय थे? 29 थे सर। तो 12वीं में कितने हैं सर? 18 हैं। इसे कब जोड़ा गया? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया। 92 93 दोनों आ सकते हैं भाई। तो 12वीं शेड्यूल है और 12 शेड्यूल मैंने पूरे आपको अध्ययन करा दिए हैं, पढ़ा दिए हैं। अब आपको पीपीटी चाहिए तो मिलेगा रेटलिंग आईएएस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहां आपको ये पीडीएफ दे दिया जाएगा। तो साथियों हम बहुत अच्छे से, बहुत विस्तृत तरीके से सभी चैप्टरों का, संविधान का ऐसे अध्ययन करते रहेंगे। लगातार जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल रेटलिंग क्लासेस के साथ और अपने सभी दोस्तों को इसे शेयर करिए ताकि आपके दोस्त भी इसको अच्छे से पढ़ पाएं और वो भी कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी लग पाएं। अगर सरकारी नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं या आम जागरूकता के लिए पढ़ रहे हैं तो आपके लिए संविधान बहुत काम का विषय है, जिसका आपको अध्ययन हमेशा करना चाहिए, आना चाहिए आपको। ठीक है, बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।